Good morning, friends. Today in this video session, we will discuss about the second part of fundamental rights. कक्षा 11 की राजनीति विज्ञान का जो मौलिक अधिकार वाला चैप्टर हमारा चल रहा था, उसमें हमने 3 मौलिक अधिकार के बारे में वर्णन कर दिया है, जिसमें पहला था समानता का अधिकार, दूसरा था स्वतंत्रता का अधिकार और तीसरा था शोषण के विरुद्ध अधिकार। आज हम चौथा जो मूल अधिकार है, धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार, उसके बारे में चर्चा करेंगे। तो धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार अनुच्छेद 25 से अनुच्छेद 28 के अंतर्गत इसका वर्णन मिलता है। अनुच्छेद 25 में लिखा गया है कि किसी भी नागरिक को अपनी इच्छा के अनुसार धर्म को मानने की स्वतंत्रता होगी, यानी कोई भी नागरिक जब उसकी इच्छा हो स्वेच्छा से किसी भी धर्म को अपना सकता है। लेकिन इसके साथ साथ यह भी प्रावधान किया गया है माननीय सर्वोच्च न्यायालय के द्वारा कि यदि कोई लालच देकर या जोर जबरदस्ती किसी से धर्म परिवर्तन करवाता है तो वह अपराध की श्रेणी में आएगा। अनुच्छेद 26 में लिखा गया है कि धार्मिक कार्यों के प्रबंधन की स्वतंत्रता होगी। प्रत्येक नागरिक को किसी भी प्रकार के धार्मिक कार्य, उनका प्रबंधन, उनका संचालन, उसकी स्वतंत्रता नागरिकों को दी गई है। अनुच्छेद 27 के अनुसार अपने धर्म की अभिवृद्धि करने तथा जो धार्मिक कार्यों में आप खर्च करेंगे उसको कर से मुक्त कर दिया गया है। तो इसमें जो मूल तत्व है वो यह है अनुच्छेद 27 का कि धार्मिक कार्यों में जो व्यय किया जाएगा उसको इनकम टैक्स से छूट दी गई है। और अनुच्छेद 28 के अनुसार किसी भी राजकीय संस्थान में जिसका वित्त पोषण सरकार के द्वारा हो रहा हो, वहाँ पर किसी भी प्रकार की धार्मिक शिक्षा नहीं दी जाएगी। यह प्रावधान अनुच्छेद 28 में किया गया है। तो इस तरह से हमने देखा कि धार्मिक स्वतंत्रता के अधिकार के अंतर्गत हमारे 4 अनुच्छेद आते हैं। अनुच्छेद 25 जिसमें व्यक्ति को अपने इच्छा अनुसार धर्म को मानने की स्वतंत्रता है, अनुच्छेद 26, अनुच्छेद 27 और अनुच्छेद 28। उसके बाद आता है 5वां जो मूल अधिकार है, सांस्कृतिक एवं शिक्षा संबंधी अधिकार, और यह अधिकार अनुच्छेद 29 और अनुच्छेद 30 में वर्णित है। और एक तरह से आप कह सकते हैं कि ये जो अनुच्छेद है ये सिर्फ भारत में सभी नागरिकों को नहीं बल्कि सिर्फ अल्पसंख्यक को ही यह अधिकार दिया गया है। और आज इस अनुच्छेद का दुरुपयोग भी हो रहा है। आप न्यूज़पेपर और समाचार के माध्यम से सुनते होंगे, कई तरह के इस तरह के संस्थानों में एंटी नेशनल एक्टिविटीज़ भी पाई गई हैं। तो अनुच्छेद 29 में लिखा गया है कि भाषा, लिपि और संस्कृति के संरक्षण का अधिकार होगा अल्पसंख्यक वर्ग को। यह अधिकार सभी नागरिकों को नहीं है बल्कि सिर्फ अल्पसंख्यक समुदाय को यह अधिकार दिया गया है अनुच्छेद 29 के अंतर्गत कि अल्पसंख्यकों को अपनी भाषा, लिपि और संस्कृति को संरक्षण करने का अधिकार होगा। और अनुच्छेद 30 में यह लिखा गया है कि अल्पसंख्यकों को अपने शिक्षण संस्थानों की स्थापना करने, उनका प्रबंधन करने, वहाँ धार्मिक शिक्षा देने का प्रावधान होगा। तो दोस्तों, एक तरह से ये मेरा अपनी इंडिविजुअल व्यू है कि जब हम अनुच्छेद 14 में कहते हैं कि विधि का शासन होगा, कानून के समक्ष सभी समान होंगे, तो फिर मैं नहीं समझता हूँ कि इस तरह का विशेष प्रावधान किसी वर्ग को दिया जाता। लेकिन ये दिया गया है। हो सकता है भविष्य में इस पे चर्चा हो और इसमें संशोधन होने की संभावना है, क्योंकि देश में सभी नागरिक समान हैं। तो किसी विशेष को आप
जब आप अनुच्छेद 25 में कहते हैं कि व्यक्ति को अपने धर्म मानने की स्वतंत्र होगा, कोई दबाव नहीं होगा, तो फिर ये विशेष प्रावधान की व्यवस्था क्यों की गई है, ये समझ से परे है। लेकिन बहरहाल जो सांस्कृतिक एवं शिक्षा संबंधी अधिकार है, यदि आपसे किसी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पूछा जाता है कि ऐसा कौन सा मौलिक अधिकार है जो सिर्फ अल्पसंख्यकों को दिया गया है, तो आप कह सकते हैं सांस्कृतिक एवं शिक्षा संबंधी अधिकार, जो कि अनुच्छेद 29 और 30 के अंतर्गत वर्णित है। यह अधिकार सिर्फ अल्पसंख्यकों को प्राप्त है। और इसके बाद जो हमारा छठवां मौलिक अधिकार है, और जिसे हम आखिरी मौलिक अधिकार भी कहेंगे, वह अनुच्छेद 32 में वर्णित है, जिसका नाम है संवैधानिक उपचारों का अधिकार। यह सबसे महत्वपूर्ण मौलिक अधिकार है, और महत्वपूर्ण होने के कारण जो संविधान के जनक डॉक्टर भीमराव अंबेडकर महोदय थे, उन्होंने इस अनुच्छेद को संविधान की आत्मा भी कहा है। तो संविधान की आत्मा पे आपको दो तरह के प्रश्न मिलेंगे। एक तो कि संविधान की आत्मा किसे कहते हैं। यदि प्रश्न इस तरह का होगा तो तब आप कहेंगे संविधान की प्रस्तावना को संविधान की आत्मा कहते हैं। लेकिन यदि प्रश्न इस तरह से पूछा जाता है कि डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने किस भाग को संविधान की आत्मा कहा है, तो तब आप लिखेंगे अनुच्छेद 32 या संवैधानिक उपचारों के अधिकार को डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के द्वारा संविधान की आत्मा कहा गया है। यह जो संवैधानिक उपचारों का अधिकार है, यह विशेष अधिकार है। और यह उपचार किसके लिए है? यदि जो हमारे 5 मौलिक अधिकार जिनका हमने वर्णन किया, यदि उनका किसी तरह से हनन होता है, क्योंकि जो मूल अधिकारों का संरक्षक है, वो कौन है? माननीय सर्वोच्च न्यायालय है। तो यदि मूल अधिकारों का हनन होता है तो सर्वोच्च न्यायालय और जो हाई कोर्ट्स हैं, उच्च न्यायालय, वो रिट जारी कर सकती हैं। तो अनुच्छेद 32 के तहत सर्वोच्च न्यायालय मूल अधिकारों के हनन होने पर रिट जारी करती है, जबकि अनुच्छेद 226 के तहत हाई कोर्ट्स मूल अधिकारों के हनन होने पर रिट जारी करती हैं। ये रिट 5 प्रकार की हैं, जिसके नाम इस प्रकार से हैं। नंबर 1 में आता है बंदी प्रत्यक्षीकरण, दूसरा है परमादेश, तीसरा है प्रतिषेध, चौथा उत्प्रेषण, और पांचवा अधिकार परीक्षा। तो फिलहाल इस वीडियो में आप इनके नाम आपको याद होने चाहिए, और अगले वीडियो में हम इनके बारे में डिटेल स्टडी करेंगे। तो जो संवैधानिक उपचारों के अंतर्गत संविधान 32 के अंतर्गत जो 5 प्रकार की रिट जारी की जाती हैं, उनमें से है बंदी प्रत्यक्षीकरण, परमादेश, प्रतिषेध, उत्प्रेषण और अधिकार परीक्षा। तो यहाँ तक बात हो गई अनुच्छेद 32 की। अभी आपने देखा होगा कि अनुच्छेद 31 का हमने जिक्र नहीं किया है। अनुच्छेद 31 में पहले संपत्ति के अधिकार को रखा गया था, क्योंकि जैसे मैंने आपको बताया था कि संपत्ति का अधिकार भी एक मौलिक अधिकार था, जिसको 44वें संविधान संशोधन के द्वारा सन 1978 में मौलिक अधिकार से हटाकर कानूनी अधिकार बना दिया गया, और वर्तमान समय में ये अनुच्छेद 300 क के अंतर्गत रखा गया है। अब अनुच्छेद 33 में अभी हमारे 3 अनुच्छेद बाकी हैं, अनुच्छेद 33, अनुच्छेद 34 और अनुच्छेद 35। अनुच्छेद 33 का संबंध सेना से, अर्धसैनिक बलों से और इंटेलिजेंस एजेंसी, पुलिस फोर्सेस, इनसे संबंधित है। इसमें यह वर्णित किया गया है कि इन संस्थाओं में जो भी व्यक्ति काम करेंगे, उनके मौलिक अधिकारों पर रेस्ट्रिक्शन लगाया जा सकता है, उनको पूर्ण रूप से मौलिक अधिकार का प्रावधान नहीं है। अनुच्छेद 34 के अंतर्गत ये लिखा गया है कि जिस इलाके में मार्शल लॉ लगा होगा, सेना का शासन चला होगा या कोई सैनिक कार्रवाई हो रही होगी, तो वहाँ के लोगों के मौलिक अधिकार पर संसद उचित प्रतिबंध लगा सकती है। और अनुच्छेद 35 में यह लिखा गया है कि संसद को यदि मूल अधिकारों में कोई फेरबदल करना है, कोई प्रतिबंध लगाना है, तो उसका अधिकार किसको होगा? संसद को होगा। तो यदि आपसे क्वेश्चन आता है कभी
कि मूल अधिकारों में कोई फेरबदल करने का अधिकार किसे है? भारत के राष्ट्रपति को, सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश को, प्रधानमंत्री को या संसद को? तो आपका जवाब क्या होगा? संसद को। तो इस तरह से हमने इस वीडियो सेशन में जो रिमेनिंग पार्ट ऑफ द फंडामेंटल राइट्स था उसका डिस्कस किया। आई होप यू हैव एंजॉय द वीडियो को आप 2 या 3 बार देखें और जो इम्पोर्टेंट पॉइंट लगते हैं आपको प्लीज़ नोट इट डाउन। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।